खानू खान ने अपनी जाति मिल्कियत को समझते हुए मुझे एसपी साहब को ऐसा लेटर भेजा कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करे और भी मेरी जिम्मेदारियां इकरामुद्दीन और बबलू को दे दे और वो पैसा वहां से इकट्ठा करे। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर खानू खान ने अध्यक्ष नहीं बनाया बल्कि अपना दलाल, मैं कह अपना दलाल उसको यहां बनाया था कि तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। बूंदी की वक्फ जायदाद का क्या है हाल? कौन सी जायदाद डेवलप हुई और कौन सी खुर्द-बुर्द हुई? किसने जद्दोजहद की और किसने खुर्द-बुर्द किया? इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसको आप आखिर तक देखिए। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि आपको मालूम है कि थार न्यूज इकरा पत्रिका में जो वक्फ जायदाद सीरीज चलाई जा रही है, काफ़ी एपिसोड आपने देखे होंगे, काफ़ी एपिसोड इसमें बनाए गए हैं, कुछ बन गए हैं, डेवलप हो रहे हैं। और आज जो ये एपिसोड बना रहे हैं ये हम बूंदी की धरती पर बना रहे हैं। बूंदी की धरती का जो हमारा पहला एपिसोड, जो इंट्रोडक्टरी एपिसोड, जो परिचयात्मक, वो आपने देखा होगा। ये दूसरा एपिसोड बूंदी की धरती का है। तो बूंदी की धरती एक स्वाभिमान का प्रतीक है। पीछे जो पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां, जो खूबसूरत वादियां हैं, हरियाली वादियां, इन्हीं के बीच ये एक मस्जिद है जो वक्फ जायदाद है। अल मदीना मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये दर्ज जमीन है और मदीना मस्जिद है। तो बाहर इसकी जो दुकानें हैं, ये दुकानें दिखाने की कोशिश कीजिए। बाहर जो दुकानें हैं और मीनार और गुंबद, और अंदर ये मस्जिद है। मस्जिद के कैंपस में मदरसा भी चलता है और ये खाली जगह भी है, मुसाफिर खाना भी है और काफ़ी बड़ी जायदाद है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ और बूंदी के इलाके में कौन कौन सी जायदाद हैं वो खुर्द-बुर्द हुई हैं और किसने इसको बचाने की कोशिश की है। तो बूंदी के जो लोग हैं, जो वक्फ के जिम्मेदार रहे हैं या अभी जिम्मेदार हैं, वे लोग यहाँ इस मस्जिद के कैंपस में मौजूद हैं। इन सब से हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पहला जो इंट्रोडक्टरी एपिसोड था उसमें बूंदी की धरती के स्वाभिमान का जिक्र किया, वही चीज़ ये है कि जो स्वाभिमान की धरती है उसके ऊपर वक्फ जायदाद के लिए क्या हो रहा है, वक्फ को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और वक्फ को बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो मस्जिद के जो सदर हैं वजीर खान साहब, जो इस पूरे कैंपस को डेवलप करने के लिए इनका एक मुख्य रोल इनकी टीम का रहा है, तो इनसे पूछेंगे कि ये आप वजीर साहब कब बने थे सदर? मैं 2005 से 3 बार सेक्रेटरी रहा, उसके बाद 2 बार अध्यक्ष बन गया और आज मैं अध्यक्ष हूँ। 2005 से लगातार इस कमेटी में किसी न किसी ओहदे पे आप जिम्मेदारी में हैं? जी जी, जिम्मेदारी में हूँ और मैं इस काम को अंजाम दे रहा हूँ। तो ये जो आप आए थे तब इसका क्या हाल था? मैं जब यहाँ आया तो इसका बहुत हाल खराब था। मस्जिद बनी, सामने से सेन बना हुआ नहीं था, अंदर से था और बार बार का पूरा पोर्शन धूप में ही नमाज पढ़ना पड़ती थी, बारिश में भी उसी पोजीशन में नमाज पढ़ना पड़ती थी। उसके बाद मस्जिद का डेवलप किया, आगे से मस्जिद बनाई। दुकानों वालों पे 50-50 हज़ार रुपये किराया बकाया चल रहा था, 5,000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना किराया भी थी। उसके बावजूद भी 50-50 हज़ार रुपये एक दुकान पे किराया चढ़ा हुआ था। वो हमारी कमेटी ने जद्दोजहद करके इन लोगों से पैसा वसूल किया और दुकानें कुछ खाली करवाई जो पैसा नहीं दे रहे थे कानूनी का प्रतिक्रिया से। उसके बावजूद यहाँ से खोद कर हमने इसको प्लेन करवाया, पूरी जमी को प्लेन करवा के मुसाफिर खाने को आगे बढ़ोतरी किया। पहले भी कुछ बना हुए थे, कुछ हमने बनाए, पीछे से भी हमने पूरी प्लेटफार्म तैयार की। मदरसा भी हमने चलवाया, यहाँ भी मदरसे बोर्ड से रजिस्टर्ड है ये, इसको हमने ये बिल्डिंग दी है और हमारे अधीन चल रहा है। आपको जब आप यहाँ आए, क्यों 20 साल का एक लंबा अरसा हो गया इसको डेवलप करते हुए, आपकी टीम को, आपको, तो इसमें मोटी मोटी दिक्कतें क्या आई इसको डेवलप करने में? सबसे बड़ी दिक्कत तो पैसे की थी। आर्थिक स्थिति हमारे पास नहीं, जब हम बने तो पैसा नहीं था अकाउंट के अंदर, मस्जिद के अकाउंट में तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। तो हमने सबसे पहले तो ये काम किया कि पैसा वसूली, दुकान वालों से पैसा वसूली किया। उसके बाद सारा डेवलप किया। ये मदरसा जो बिल्डिंग बन रही है ये भी मेरे कार्यकाल में बनी, मीनारें हमने बनवाई है और ये सारी जमीन की है, बाउंड्री वाल करवाया है और बहुत सारे काम हमने इसमें करवाए। स्थानीय प्रशासन और वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी किस्म की परेशानी या सहयोग आपके साथ रहा? कोई भी हमारे को बहुत ज्यादा परेशानी रही प्रशासन से। तो कुछ भी काम चलाते हैं तो प्रशासन वाले आके जानकारी करते हैं, हमें रोका टोकी करते हैं। लेकिन हमारे कैंपस के अंदर काम कर रहे हैं, बाउंड्री वाल के अंदर काम करते हैं तो फिर वो लोग चले जाते हैं, लेकिन पहले परेशानी करना आते हैं।
और वक्फ बोर्ड वाले? वक्फ बोर्ड वालों ने हमारे को कोई मदद नहीं करते। वो जो उनका 7% बनता है वो लेते हैं, हिसाब देखते हैं, इसके अलावा उनका कोई सहयोग नहीं है। सहयोग तो नहीं है, लेकिन वो कहीं डेवलपमेंट में रोड़ा बनने की भी कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, या कोई रोड़ा बनते हैं? रोड़ा नहीं बनते, वो कहते हैं ठीक है करो, करते रहो काम। प्रोत्साहित करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा, ये जो आप आए थे इस कैंपस में, इस मस्जिद के इदारे बनाए सारे आपने, तो उस वक्त 2005 में एवरेज आपको याद हो तो मंथली कितना किराया आता था, आज कितना आ रहा है? उस वक्त मंथली इतना सा किराया आता था 10 से 15,000 रुपए, 10,000 रुपए मंथली, जो इमाम साहब के और मौजिन साहब के चले जाया करते थे, और बहुत सारे खर्चों के लिए दिक्कत आती थी। आज 70-80 हजार रुपए के आसपास किराया आता है हमारे पास मंथली। 80,000, 1 लाख तक भी पहुंच जाता है कभी कभी, पर 60-70 हजार रुपए तो किराया आता है। अच्छा, इन जायदाद का जो वकील साहब नूरुद्दीन साहब जो हमारे साथ हैं और वक्फ से जुड़े रहे हैं, आप यहाँ सदर सेक्रेटरी क्या रहे थे? मेंबर रहा हूँ मैं शुरू से, अब तक मेंबर हूँ इसका। सबसे पहले कब मेंबर बने थे आप? ये 1982-83 से काम शुरू हुआ इसका। यहाँ मैकेनिक एरिया में मैकेनिक वालों को नमाज पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लिहाजा बहुत दूर जाना पड़ता था। तो मैकेनिक एरिया वालों ने अपनी एक सोसाइटी बनाकर एक पहले चबूतरा कायम किया था। यहाँ पर चबूतरा कायम किया तो प्रशासन ने उस चबूतरे को तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद में फिर बाकायदा गुरुद्वारा यहाँ बनना शुरू हुआ, सिखों का जो गुरुद्वारा बनना शुरू हुआ। तो फिर मैकेनिक एरिया वालों ने प्लस बुद्धि की आवाम ने महसूस किया कि जब गुरुद्वारा बन सकता है तो मस्जिद क्यों नहीं। तो जब मैं चेयरमैन था 1982 में, उस 1900 चेयरमैन नगर पालिका के चेयरमैन था, उस वक्त यहाँ एक कमेटी बनी थी। सिराज भाई थे, बाबू भाई थे, अमीर जी और बहुत सारे लोग थे, महमूद भाई वगैरह। इन्होंने कमेटी बनाने के बाद में सबसे पहले स्टार्ट किया यहाँ पर मस्जिद बनाने का। और मस्जिद बनाने के लिए सिखों ने भी मदद की और मुसलमानों ने भी उनकी मदद की। और मदद करने के बाद में ये मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो कंटिन्यू चलता ही रहा यहाँ हर 5 साल में। फिर उसके बाद ये महसूस किया गया कि इसको रजिस्ट्रेशन करा करके वो गरीबों के लिए, मोहताज मिस्किनों के लिए भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो वेलफेयर सोसाइटी का आइन बनाया हम लोगों ने। खिलजी साहब, अब महमूद भाई थे, वो अपने फखर भाई थे, आइन बना करके इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जैसा कि अभी वजीर भाई फरमा रहे थे, तो जो दुकानें मैकेनिक एरिया वालों को दी गई थी उनको सरसब्ज करने के लिए, लेकिन उन्होंने इसकी अहमियत को नहीं समझा और वाकई किराया देना उन्होंने बंद किया। कई बार हर महीने मीटिंग बुलाते थे, मीटिंग में हंगामा होता था। इनको मशवरा दिया गया कि बाकायदा ये वक्फ के अंदर रजिस्टर करा लो, और इन्होंने फिर वक्फ के अंदर रजिस्टर कराई। रजिस्टर कराने के बाद में दफ़ा 54 के तहत में इनको अधिकारी मान करके दफ़ा 55 में इनको निकालने की कार्रवाई की। और निकालने के बाद जब 2-3 किराएदार निकले तो सब में एक रौब गालिब हो गया। और रौब गालिब होने के बाद में सबने किराया देना शुरू किया। और जिन्होंने किराया देना शुरू नहीं किया तो बाकायदा वहाँ के जो प्रतिनिधि आए, उन्होंने दुकान जरिए फोर्स के सिपाहियों को लेकर के उनके साथ हम थे, उन्होंने उनसे खाली करवाई। और आज अल्लाह के फजल करम से वजीर भाई के ज़ेर क़यादत सदारत के अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से किराया पाबंदी से आ रहा है। और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो गया। यहाँ बाकायदा पार्किंग भी होता है, उससे भी पैसा लिया जाता है। इमाम साहब का रेजिडेंस इसमें मुकम्मिल है और 5 वक्त नमाज होती है और बाकायदा इसका निज़ाम अच्छा चल रहा है। वकील साहब, आप जब 82 का जिक्र कर रहे हो और आप उस वक्त चेयरमैन थे नगर पालिका में और यहाँ वक्त की जदोजहद भी कर रहे हो, उस वक्त कितनी एज थी आपकी? मेरी इस वक्त उम्र से करीब 35 साल। 30 लगातार वक्फ के लिए काम कर रहे हो आप? जी हाँ, शुरू से इंशाल्लाह। कोई ऐसी जायदाद नहीं है जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन ना हो और मेरी टीम का कंट्रीब्यूशन ना हो। जी सर, आपका पूरा नाम? मोहम्मद असलम। असलम भाई, जो यहाँ की जो वक्फ जायदाद है, जैसे वकील साहब ने और सदर साहब ने बताया, और भी कोई जायदाद ऐसी हों जो डेवलप हुई हैं, या जिन जायदादों को किसी ने खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है, कब्जा करने की, या ऑलरेडी कब्जा कर रखा है या किराया नहीं देते हैं, ऐसी शहर में या आसपास गांव कस्बे में कोई ऐसी जायदाद है आपकी नज़र में? जी नहीं, जो डेवलपमेंट हुआ है मस्जिद उस्मान गनी का हुआ है, मुस्लिम मेरा गेट मस्जिद का हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट उसका हुआ है। अच्छा, ये जो तमाम तर जायदादें हैं, इनको डेवलप करने में क्या अवाम का भी सहयोग रहता है या नहीं रहता है? जी, अवाम का पूरा सहयोग रहता है। सहयोग रहता है। जी जाकिर भाई, वालेकुम। आप ये बताइए कि ये जो जायदाद तमाम तरह डेवलप हुई हैं, ये जहां हम खड़े हैं वो, और दूसरी शहर की, आसपास के कस्बों की, गांवों की, उसके अंदर जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो सहयोग जो जिन्होंने किसी ने कब्जा कर रखा है, किराया नहीं देते हैं, उनके फेवर में रहते हैं या वक्फ को डेवलपमेंट करने वालों के फेवर में रहते हैं ज्यादा? अधिकतर जो यहाँ की आवाम है वो अति गर्मियों को फेवर में रही है।
और उसी की वानगी है कि अतिक्रमण को हटाने में, कब्जे छुड़वाने में हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और आवाम अगर खुल करके कमेटी का साथ दे तो किसी की मजाल नहीं है जो कब्जा कोई करे, कोई अतिक्रमी वहाँ रोक ही नहीं सकता। हमने मीरा गेट मस्जिद की जिम्मेदारी संभाली 2011 में। उसके आसपास का एरिया में दुकानें भी थी। आपके पास क्या जिम्मेदारी थी उसकी? मैं पहले तो मेंबर रहा 5 साल तक, फिर 2013-14 से मैं सदर रहा वहाँ पर। सदर बनने के बाद हमने वहाँ के जो मुतवल्ली थे अब्दुल लतीफ़ साहब, अभी इंतकाल फरमा गए, उनसे बातचीत करके सारे जो अतिक्रमी थे उनको चिन्हित किया, जो वक्त पे किराया दे रहे थे उनको चिन्हित किया, जो नहीं दे रहे थे उनको चिन्हित किया। उसके बाद हमने मिलजुल करके एक टीम बना करके अच्छी खासी बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर के, हमारे नूरुद्दीन साहब भी हमारे साथ रहे, उनको साथ लेकर के हमने उनको कब्जे हटाए, वहाँ प्रोग्रेस की। जब हमने 2013 में वो जिम्मेदारी ली, उस वक्त करीब 6,500 रुपये पूरे परिसर का महीने का एक किराया आता था। उसके बाद हमने कब्जे हटवा करके नई दुकानें बनाई, मस्जिद को बढ़ाया, वहाँ के आंगन को अच्छा किया। अभी जब हमने पिछले टाइम पे जिम्मेदारी छोड़ी, या वो बोर्ड ने ज़बरदस्ती वहाँ दूसरी टीम को कब्जा करवाया, तब तक वहाँ 55,000 रुपये महीने की इनकम थी। जो मीरा गेट दरगाह शरीफ की बात? मीरा गेट चौराहे पे दरगाह हजरत मोमिन आरिफ कादरी के नाम से है परिसर। नहीं, आपने जो छोड़ा तब 55,000 के करीब किराया महीने का आता था। महीने का आता था। और अभी ये कितने साल दिनों की पहले की बात है? ये करीब 2 साल हो गए। तो अभी जो कमेटी बनाई है, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, वक्फ बोर्ड ने कब्जा करवाया। जी, तो क्या वक्फ बोर्ड भी वक्फ जायदादों पे कब्जा करवाता है? बेशक करवाता साहब। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हमने वक्फ को, चेयरमैन साहब जो मौजूदा हैं उनको कई ऐसी शिकायतें दे रखी है अतिक्रमियों के खिलाफ, और जो नाजायज पैसा हड़प रहे हैं उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने आज तक कोई कार्रवाई के नहीं नाम से क्या पैसा भी हड़पा जाता है? बिल्कुल हड़पा जाता है साहब। वो शिकायतें करने के बाद सुनवाई भी नहीं होती? हमने लिखित में शिकायत दे रखी है कि आपने ये गलत तरीके से, ये नियम के विरुद्ध जाकर के काम किया है, उसके बाद भी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हमने ट्रिब्यूनल में शिकायत की, वहाँ वो अपने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ से हमने हमारी शिकायत वापस लेकर के हाई कोर्ट गए। अपन एक वक्फ जायदाद पे खड़े हैं, जी। मस्जिद अपने पास में है, जी। आप वक्फ के खिदमत करी आपने बरसों जी, से। जी, जी। नूरुद्दीन साहब ने भी 80 साल के करीब हो गए होंगे। जी, जी। क्या वाकई ये रियलिटी है वक्फ बोर्ड की, कि वक्फ बोर्ड है वो ऐसे लोगों को कब्जे करवाता है वक्फ जायदादों में जो किसी न किसी के जान पहचान वाले हों और वो वक्फ को नुकसान करने वाले हों, और जो वक्फ की असल में जो खिदमत करते हैं उन लोगों को वहां से हटा दिया जाता है? ऐसा क्या वक्फ बोर्ड करता है? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं 2003 से किसी न किसी जिम्मेदारी पे हूँ। कब्रिस्तान कमेटी में रहा, मस्जिद कमेटी में रहा, और दूसरी कमेटियों में मेरी हिस्सेदारी रही है। लेकिन मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। वह बोर्ड का ये हाल है, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। पैसा ले जाके कुछ भी करवा सकते कुछ भी करवा सकते हैं आप। अब तक का जो मेरा अनुभव है वो यही कहता है कि हमने गलती की, जो हम हमेशा ये बात लेकर के जाते रहे कि साहब हमारा हिसाब बिल्कुल क्लियर है। आप ये देखो, जब जब वो हमसे कुछ मांगते हैं, एडवांस भी कंट्रीब्यूशन जमा किया हमने, लेकिन वो हमारी ईमानदारी कहीं काम नहीं आई साहब। और जो फर्जी लोग थे, किसी भी तरीके के लोग हैं जिन्हें कब्जे कर रखे, उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई, और उल्टा वह बोर्ड ने किसी न किसी को फायदा पहुंचाने के लिए या अपनी पहचान वालों को फायदा पहुंचाने के लिए एक ऐसी कमेटियां थोप दी, उनको मेंबर बना के थोप दिए। आज वो चीज हम भुगत रहे हैं। ये एक सरेआम अवाम के सामने एक वक्फ जायदाद के अंदर, जो बूंदी शहर की जायदाद है जहां हम खड़े हैं, जहां एपिसोड बना रहे हैं, वहां एक सरेआम वक्फ बोर्ड के जो सिस्टम के ऊपर आरोप लग रहा है। उस सिस्टम में चेयरमैन भी हैं, उस सिस्टम में सीईओ भी हैं, उस सिस्टम के अंदर वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, और वक्फ बोर्ड के दूसरे कर्मचारी और अधिकारी भी हैं, कि वक्फ बोर्ड में बगैर पैसे कोई काम होता नहीं है। पैसा देकर के आप कुछ भी करवा सकते हैं। वक्फ बोर्ड खुद जमीनों पे कब्जा कराने का, हमारे जितने भी एपिसोड जो आपने देखे होंगे बनाए हैं, उसमें ये पहला आरोप बूंदी के अंदर सामने आया है कि वक्फ बोर्ड ही वक्फ जायदाद पे कब्जा करवाता है। अच्छा काम करने वालों को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, और जो ऊपर के राजनीतिक सेटिंग से जैसे भी आते हैं, चेयरमैन, सीईओ या अन्य पदाधिकारियों के जानने वाले, वक्त को खुर्द-बुर्द करने वाले, उनको थोप दिया जाता है। ये जो चीजें हैं, ये सबसे बड़ी चीज बूंदी में मिली है, जो सरेआम कही जा रही है कि वक्फ बोर्ड खुद वक्फ जायदाद पे कब्जा करवाता है और कोई सुनवाई भी नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, पहले के एपिसोड में जो बात हमने बताई वो यहाँ फिर बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हों, सीईओ हों, मेंबर हों,
उनको इन इलाकों का दौरा करना चाहिए और आवाम से पूछना भी चाहिए, जो वक्फ की खिदमत कर रहे हैं उनसे भी पूछना चाहिए, जो शिकायतें उनको भी सुनना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। वकील साहब, आप मेरे ख्याल में शायद 80 ईद देख ली होंगे आपने? करीब 2 साल बाकी, 3 साल बाकी 80 में। 77 ईद देख ली? जी हाँ माशाल्लाह। तो अल्लाह आपको उम्र दराज रखे हमारी सरपरस्ती के लिए। तो ये जो आप खिदमत कर रहे हो, उस दौर में जब आप बच्चे थे, जवान थे, जब खिदमत कर रहे थे वक्त की, और आज का दौर देख रहे हो, क्या उस दौर में जो सिस्टम के अंदर जो अधिकारी वगैरह थे, लोकल प्रशासन के या वक्फ बोर्ड के लोग या कोई एमएलए एमपी ज्यादा कोऑपरेट करते थे, आज कर रहे हैं? देखिए, पहले तो वक्फ नाम की कोई चीज जानता ही नहीं था बूंदी की सरजमी पर। यहाँ हजरत बाबा मीरा साहब चहलतन की करीब 400-500 बीघा जमीन है जो बूंदी स्टेट की दी हुई है। उनको दफा 54 के मुकदमे लड़के कम से कम 100 शहर में, गांव में? गांव में है। कुछ उनकी जो इमलाक है बूंदी में, शहर में भी है, जिसमें करीब आपको अब मुआयना करवाएंगे, 1 लाख का वक्फ कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर किबला खानो खां साहब ने इतना द्वंद्व विवाद पैदा कर दिया कि एक दलाल को यहाँ पर भेज करके जिसको के बूंदी जिले के कई लोगों से उनके नाम पर, वक्फ के नाम पर लूटा है, जिनकी रिपोर्टें मेरे पास मौजूद हैं, जो दिखाएंगे। और वो चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुदवाली ने, आपने कॉम्प्लेक्स, कौन से कॉम्प्लेक्स की बात की? मीरा गेट, मीरा साहब का जो कॉम्प्लेक्स है, मीरा की बाड़ी, वक्फ जायदाद है, वो बिल्कुल जहां पर सुबह लौटते थे, कुत्ते लौटते थे, एक पैसे की आमद नहीं होती थी। तो आईजी लियाकत साहब ने मुझे बुला के, और उस समय के जो सीईओ थे खान मोहम्मद साहब, उन्होंने जब यहाँ मुआयना किया था और जब देखा था कि यार ये वीरान पड़ा हुआ है, तो हमें जिला वक्फ कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था 2012 में। उन्होंने कहा कि साहब इसको डेवलप कर सकते हैं आप? हमने बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं। तो हमें बाकायदा एक डेवलपमेंट कमेटी का हुक्म सानी जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक की बना के हमें दी थी। उसको आप मुआयना फरमाएंगे। उस दरमियान में जो भी अध्यक्ष आते गए, सीईओ आते गए, हमें अप्रिशिएट किया। वो पहली राजस्थान की जायदाद है जिसमें ना तो आवाम से चंदा किया है, ना वक्त से एक पैसा लिया है। हमारी गुडविल पर, हमारी कमेटी की गुडविल पर ठेकेदारों ने ये कहते हुए कि साहब जब तक आप दुकानें किसी को किराए पर दे देंगे, इसका एडवांस नहीं, वो हमें देते रहना, हम अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं और आपका ये डेवलपमेंट करके देते हैं। लेकिन बीच में दरमियान में जो वक्त का स्टे आ गया, तो आधा काम हुआ वो कॉम्प्लेक्स का, आधा भी बाकी है। आप जब मुआयना करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, तो आपको महसूस होगा। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और खानू खां ने अपने जाति मिल्कियत को समझते हुए मुझे एसपी साहब को ऐसा लेटर भेजा कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करे और भी मेरी जिम्मेदारियां इकरामुद्दीन और बबलू को दे दे और वो पैसा वहां से इकट्ठा करे। और ये एक गंभीर आरोप वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुदवाली पे लग रहा है। एक सीनियर एडवोकेट हैं, 77-78 साल के हो गए हैं, 30-35 साल की उम्र में वक्फ की खिदमत करनी शुरू करी थी। 30-35 साल पहले नगर परिषद, नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं। कि ये कह रहे हैं खुद वकील साहब कि बाकायदा चेयरमैन ने क्या एसपी साहब को लिख करके दिया? मेरे पास सबूत है, वो आपको दिखाऊंगा कि इनको कोई हक नहीं है जो वक्फ कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जबकि हमें मुझे कोई हटाए आज दिन तक। या आपके खिलाफ पुलिस एक्शन ले, एसपी एक्शन ले। एसपी ने बाकायदा सीईओ को ये लिख करके दिया कि फौरन अरेस्ट करो, ये नाजायज कराया। ये एक चीज और है, जो भी पुलिस अधिकारी इस एपिसोड को देख रहे हैं, चाहे वो एसपी हो, डिप्टी हो, या थाना अधिकारी हो, या किसी और पोस्ट पे हो, उनकी भी एक लायबिलिटी बनती है। संविधान की शपथ लेकर के पढ़े लिखे होते हैं, कंपटीशन लड़ करके आते हैं, उनको संविधान भी मालूम है। संविधान की शपथ लेकर के वो कुर्सी पे बैठते हैं, फिर किसी के फोन पर, चाहे राजनेता हो या कोई चेयरमैन हो या पूर्व चेयरमैन हो, उनके फोन पर वो एक्शन लेकर के किसी सही आदमी को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी उनकी सर्विस पे, उनकी सर्विस के प्रति वफादारी पे, इस संविधान की जो शपथ ली है उन पुलिस अधिकारियों ने, उन पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आपने संविधान की शपथ सही ली है या नहीं ली है। तो जब आपको गिरफ्तार करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए एसपी साहब को उन्होंने लिखा, तो शहर के यहाँ के पार्षद, कुछ बाहर के एसोसिएशन के लोग, कुछ मौजूद मुस्लिम तबका जब उनके पास पहुंचा और उनको समझाया कि साहब ये वक्फ कॉम्प्लेक्स की कमेटी अलग है, ये जिला अध्यक्ष जो बना है जिला वक्फ कमेटी का, ये अध्यक्ष है, इसको किसी भी प्रकार। जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष कौन है? 1 साल तो उसका सरपंच में ही था। अभी कौन है? अभी कोई नहीं है, जिले का कोई नहीं है, अभी जिले का नहीं है। 1 साल का उसको पीरियड दिया था, जिसके सरपंच में था, जिसने अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई है, केवल मात्र नोटिस देके। जब आपको नोटिस दिया, एक्शन हुआ, तो जिला कमेटी के अध्यक्ष कौन थे उसमें?
इकरामुद्दीन उर्फ बबलू। अभी नहीं है वो। अभी नहीं है। ये डॉक्टर खानू खान जब अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो बूंदी जिले के अध्यक्ष उनको बनाया गया था। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर खानू खान ने अध्यक्ष नहीं बनाया बल्कि अपना दलाल, मैं कह अपना दलाल उसको यहां बनाया था कि तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। और इसी नजरिए से उनके नाम पर, और जाहिदा खानम जो यहाँ की प्रभारी मंत्री थी तत्समय, उनके गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंटमेंट दिलवाने के नाम पर, ट्रांसफर नाम पर लाखों रुपया जिनके सबूत हम आपको पेश करेंगे। जब शाहबुद्दीन नाम का एक व्यक्ति अपने खटकड़ का 12 लाख रुपया लिया है उसके 3 बीघा जमीन को रेगुलर करवाने के लिए, ये कहते हुए कि यहाँ के जो गोस्वामी कलेक्टर साहब हैं वो डॉक्टर खानू खान के क्लास फेलो हैं और जाहिदा खानम यहाँ के जो मिनिस्टर है वो यहाँ की प्रभारी है। मैं तुम्हारी 3 बीघा जमीन बाकायदा आपके नाम नियमित करवा दूंगा। लेकिन उस बेचारे को नहीं है। अब जाकर के वो अभी बता रहा था कि जब बहुत ज्यादा दबाव डाला उस आदमी ने तो उसकी जमीनें बेची है और धीरे धीरे अब जाकर उसने 12 लाख रुपए पूरे किए। कल परसों मेरे पास एक 77-78 साल के सीनियर एडवोकेट गंभीर आरोप लगा रहे हैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन पर, जो जिला कमेटी के सदर रहे हैं उनके ऊपर, मंत्री पर, कलेक्टर पे, एसपी पे, सब पे लगा रहे हैं, सरेआम आरोप लगा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में जो भी आए इस सीरीज के अंदर चेयरमैन वक्फ बोर्ड से और जिन इकरामुद्दीन का नाम ले रहे हैं जो जिला कमेटी के सदर रहे हैं उनसे भी इसमें बात करने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी क्या राय रखते हैं। लेकिन आरोप बड़े गंभीर हैं क्योंकि एक 70 पार 80 साल के करीब एक बुजुर्ग जिन्होंने 40-45 साल खिदमत की है तो कैमरे के सामने आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बड़ी सच्चाई जरूर होनी चाहिए। इसकी पूरी तरह छानबीन भी होनी चाहिए इसकी। तो वकील साहब, जो इसको एक जो बड़ा प्रश्न रह गया कि इस तमाम तरह चीजें हैं वक्फ की, चाहे बूंदी की हो या पूरे राजस्थान की, हिंदुस्तान की, इसको अवाम की खिदमत के लिए, जो बेवाओं के, यतीमों के लिए या बच्चे बच्ची जो पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, इसके लिए कैसे इनको डेवलप करके इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, कुदरत ने मुसलमानों को इतनी बड़ी जायदाद दी है कि बाकायदा वो गरीब, मोहताज, मिस्कीन, पढ़ने वाले अच्छे ज़हीन फतीर जो स्टूडेंट हैं उनको बाकायदा वो उरूस पर पहुंचा सकते हैं, बशर्ते कि इसका निज़ाम अच्छे, ईमानदार और सेवाभावी लोगों के हाथ में हो। तो कोई कमी नहीं है, हमको सरकार से भीख मांगने की कतई जरूरत नहीं है। बूंदी की सरजमी पर करोड़ों रुपए की जायदाद है जिसको हम देख रहे हैं। दफा 54 में कब्जे 100 बीघा जमीन हमने खाली करवा ली है। फिजिकली वक्फ ने हमको मदद नहीं करी। बाजरले में 45 बीघा जमीन और बूंदी के गोडे में 45 बीघा जमीन, और यहाँ बूंदी की सरजमी पर, यहाँ कॉलेज के अंदर, ये अभी आपको मौका मुआयना करवाएंगे, उस मौका में देखें 1 करोड़ का जो कॉम्प्लेक्स है, अगर वही डेवलप हो जाता है तो बूंदी के मुसलमानों को कम से कम 1 लाख रुपया महीना तो सिर्फ हमारा वो कॉम्प्लेक्स ही दे सकता है, जो बिल्कुल गरीबों को, मोहताज मिस्किनों को राहत मिल सकती है एजुकेशन के एतबार से। और जाहिर सी बात है, जो आमदनी बढ़ेगी, ये जायदाद डेवलप होंगी तो उसके लिए गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, जो गरीब बच्चे बच्ची पढ़ रहे हैं, इनके लिए कोचिंग है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, उनकी फीस भी अदा हो सकती है। लेकिन हो तब जो ईमानदारी से इन वक्फ जायदाद का डेवलपमेंट किया जाए, उनसे किराए वसूल लिए जाएं, जो भी प्रक्रिया, ऐसा नहीं हो कि वक्फ बोर्ड है, जो कि फिर हमने कई एपिसोड में कहा है कि बाढ़ ही खेत को जब खाने लगे, चाहे वो चेयरमैन हो, सीईओ हो, मेंबर हो, या वक्फ कमेटी के सदर, सेक्रेटरी हो, मुतवल्ली हो, वही वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचाने लग जाएं, या अवाम भी बेदार नहीं हो, वो कब्जेदारियों के फेवर में आ जाए किसी भी वजह से, तो जाहिर सी बात है वक्फ जायदाद का नुकसान होना तय है। जो पीड़ा वकील साहब ने बताई है और शहरों में भी यही है कि वक्फ का जो असल मकसद है जन कल्याण का, कार्य खैर का, उसके प्रति क्या हम जवाबदेह हैं, चाहे वक्फ कमेटी के सदर हों, सेक्रेटरी हों, मुतवल्ली हों, चेयरमैन हों, सीईओ हों, मेंबर हों। अगर हम नहीं हैं तो फिर हम सब लोग वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचाने वाले ही हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।